हेलो, दिस इज आवर 6th चैप्टर ऑफ आवर रिवीजन सीरीज। तो फर्स्ट इस चैप्टर में हमें स्टार्ट करना है, मतलब हमें पढ़ना है हमें डीएनए और आरएनए के बारे में, जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, आरएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा होता है ओनली जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा आरएनए। बाकी हर किसी के अंदर आरएनए जो होता है एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है और मैसेंजर का काम करता है। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शंस में हेल्प करता है, मैसेंजर काम करता है और अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। टीआरएनए के बारे में आगे बात करेंगे। बाकी हर केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जितने भी हमारे बैक्टीरियाज होंगे, प्रोटोजोआ, फंगस वगैरह, हर ह्यूमन तक में हमें डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा। बस वायरस में होता है हमारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो डीएनए का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए क्या बना होता है? डीएनए क्या है? पूरा उससे बना हमारा तीन चीज़ें मिलकर है। डीएनए क्या एक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर। जिसमें क्या रहता है हमारे, एक तो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, एक नाइट्रोजन बेस रहता है और एक शुगर रहती है। शुगर कौन सी रहती है? डीएनए में रहती है डीऑक्सीराइबोस, राइबोस। ठीक है, और बेसिस कौन से रहते हैं? एडेनाइन, नाइट्रोजन बेस, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमिन। याद रखिएगा आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, बस इतना फर्क रहता है। टी की जगह यू आ जाता है। बाकी ये कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं हमारे को, कुछ बैक्टीरियाज और वायरस, जिसमें हमारे को पता करना है कि किसमें कितना कितना न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है, बैक्टीरियोफेज 5174 में होता है 538, ये डेटा याद करना है। उसके आगे हम बैक्टीरियोफेज लैम्डा में होते हैं हमारे, ये दोनों वायरस हैं। बैक्टीरियोफेज फेज वर्ड जो होता है वायरस का होता है, दोनों वायरस में। उसमें हमारे जो बेस पेयर्स हैं हमारे 48502 हमारे बेस पेयर्स होते हैं। उसके बाद हमारा इस एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया दे रखा है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। और बाकी हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻3 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर डीएनए। ये ह्यूमन का है हैप्लॉइड कंटेंट। डिप्लॉइड निकालना हो तो उसका डबल कर देंगे, 6.6 हो जाएगा बस। बाकी बस दो तीन चीज़ यहाँ पे आएंगे, एक तो बैक्टीरियोफेज 5174, 5386 और बैक्टीरियोफेज लैम्डा 4850। उसके बाद हमें डीएनए का सीक्वेंस दे रखा है कैसे कैसे। हाँ, तो उसके आगे लिखना है हमारे डीएनए में मतलब कैसे कैसे चीज़ जुड़ी होती है। देखिए ये हमारा वही सब दे रखा है कि डीएनए होता है। तो देखिए वही दे रखा है हमें डीएनए में कैसे चीज़ जुड़ी होती है। एक तो हमारा ये तो हमारी शुगर होती है जिसको हम डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। ये हमारा बेस होता है नाइट्रोजन बेस, ये हमारा नाइट्रोजन बेस होता है। और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है 5 एंड पे। एक 5 एंड होता है, एक 3 एंड होता है। तो इसका हमारा डीएनए की डायरेक्शन बनती है, एक 5 एंड और 3 एंड। इस तरह डीएनए के चेन के सीक्वेंस होते हैं, डीएनए 5 एंड और 3 एंड। बाकी एक होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये आता है कई बार फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? फॉस्फेट ग्रुप, बेस और शुगर से, 2 न्यूक्लियोटाइड। इसकी डायरेक्शन क्या रहती है? क्या रहता है फॉस्फेट ग्रुप? देखिए एक तो 3 एंड होता है, 5 एंड पे फॉस्फेट ग्रुप आता जाता है और आगे जुड़ता है। तो डायरेक्शन क्या रहती है इस बॉन्ड की? 3 से 5 रहती है, 3 एंड से 5 एंड फॉस्फेट बॉन्ड की डायरेक्शन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। और जबकि डीएनए के चेन की सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होती है? 3 से 5 एंड, 5 एंड से 3 एंड, सॉरी। ये चेन का एंडिंग है, चेन का सीक्वेंस, सिंथेसिस का सीक्वेंस कैसे होता है। तो ये सब दे रखा है। बाकी उसके बाद नाइट्रोजन बेस। आरएनए में बात करें तो आरएनए में राइबोस शुगर होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होता है डीऑक्सीराइबोस की जगह। और साथ में हमारा यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। उसके बाद हमारा 5 एंड 3 एंड होता है। मतलब अब आरएनए देखा, आरएनए में तो राइबोस शुगर होती है और यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। तो ये दो कुछ फीचर्स है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा नाम दे रखा है जो थायमिन का एक और नेम होता है 5-मिथाइल यूरेसिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, ये हमें याद करना है, कई बार उसमें आ सकता है एमसीक्यू में। और बाकी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या फर्क होता है? उसमें जो 2 एंड का है, 2 एंड कार्बन है। ये 5-मिथाइल इसका थायमिन का एक दूसरा नाम है, तो ये याद रखना है। बाकी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में एडिशनल 2 OH ग्रुप होता है राइबोस शुगर पे। हमारा राइबोस शुगर पे एक्स्ट्रा 2 OH ग्रुप होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोस में नहीं होता। उसके बाद हमारे को एक्सपेरिमेंट दे रखा है। एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच फिशर, इसने एक्सपेरिमेंट किया था हमारा
हमारा साइंटिस्ट देखा फ्रेडरिच मिशर, इसने एक्सपेरिमेंट किया था 1869 में और इसने डीएनए को न्यूक्लियन टर्म दी थी। न्यूक्लियस का मतलब चले न्यूक्लियन टर्म दी थी। इसने जो टेक्निक यूज़ की थी एक्सट्रोक्रिस्टलोग्राफी टेक्निक यूज़ की थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक जिसको प्रोड्यूस किया था इसने, मतलब इसमें हेल्प की थी इस टेक्निक को देने में। उन दो साइंटिस्ट का नाम था म्यूराइज विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। हाँ, म्यूराइज विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन दो साइंटिस्ट ने ये टेक्निक दी थी एक्सरे डिफ्रैक्शन की, जिसकी हेल्प से फ्रेडरिच मिशर ने डीएनए को स्टडी किया था। 1869 में न्यूक्लियन टर्म दी थी। उसके बाद हमारा सेकंड लॉ दिया था हमारा चारगाफ ने, इरविन चारगाफ। इसने लॉ दिया था ए के सामने टी जुड़ेगा और जी के सामने सी जुड़ेगा। ए टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इरविन चारगाफ ने लॉ दिया था ए टी के साथ जुड़ता है, जी सी के साथ जुड़ता है। ए टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। उसके बाद हमें डबल हेलिक्स मॉडल के कुछ फीचर्स दे रखे हैं हमारे। डबल हेलिक्स मॉडल के डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, इसको दिया था हमारा जो 2 साइंटिस्ट थे, हमारे कुछ 2 साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने दिया था। वॉटसन और क्रिक मॉडल बोलते हैं उसे हम, जेम्स वॉटसन और फ्रेडरिच क्रिक। इन दो साइंटिस्ट ने हमारा डीएनए का मॉडल दिया था 1952 में। तो डीएनए के फीचर्स क्या है? पहली बात तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और बैकबोन, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये इसकी बैकबोन बनाता है। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, बैकबोन ऑफ डीएनए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद दे रखा है मगर 2 चेन्स होती हैं इसमें, एंटी पैरेलल होती है, एक 5 एंड से एक 3 एंड पे। जो इसमें बेसिस होते हैं वो किस तरह जुड़े होते हैं हमें पता होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं अपोजिट स्ट्रैंड पे। ए के सामने टी जुड़ा होगा, जी के सामने सी जुड़ा होगा, ये फिक्स है। ये इसका तीसरा मॉडल है और इसका तीसरा फीचर है। उसका जो चेन होती है वो उसमें हेलिकल फॉर्म में रहती है, ऐसे राउंड करती है ऊपर तरफ जाती है। 2 मॉडल। राइट हैंड कॉइलिंग होती है, जिसमें एक पिच, मतलब 2 पूरी एक टर्न बनता है। जो पिच है, पिच क्या होता है? जो एक टर्न है, पूरा एक टर्न की लंबाई कितनी है वो दे रखी है हमें 3.4। ये इंपॉर्टेंट है, 3.4। और 3.4 कितना नैनोमीटर, याद रखना है, 3.4 नैनोमीटर। 2 बेसिस के बीच की बात करें तो 2 बेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर बोल सकते हैं। इसके बाद ये दे रखा है आपको, यही सब दे रखा है 2 बेस के बीच के डीएनए। और जो होता है, जो प्लेन होता है, इस तरह से डीएनए का मॉडल होता है, हेलिकल मॉडल। एक प्लेन, एक के ऊपर एक बेस आता जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी काफ़ी हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी में। एक के ऊपर एक हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और साथ में एक के ऊपर एक आने से बेस, उससे भी स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। अब उसके आगे में दे रखा है कि डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है सेल में। सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो इस डीएनए रेप्लिकेट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनने को प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये था हमारा सेंट्रल डोगमा जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, जो जिसने डीएनए मॉडल दिया था उसका क्रिक ने दिया था। एक और इसमें क्या होता है, कई बार कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो एमआरएनए से डीएनए बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं डीएनए, मतलब उसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम से वो वायरस करते हैं, जो हमारे रेट्रोवायरस होते हैं उनमें होता है। जैसे लिखा है सम वायरस क्या करते हैं, वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, जो उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी होता है। जैसे HIV वायरस होता है, रेट्रोवायरस जो होते हैं वो करते हैं का, जो आरएनए से डीएनए बना लेंगे। उसके बाद हमें पैकिंग दे रखी है डीएनए की, कि एक छोटा सा डीएनए कैसे सेल के अंदर पैक होता है। हमें पता है कि हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए कितना होता है, हमें हैप्लॉइड का पता होता है 3.3 × 10⁹ था ह्यूमन का। टोटल तो हमारे हैप्लॉइड टोटल बेस पेयर आ जाएंगे, डबल करेंगे तो डिप्लॉइड कंटेंट निकल गया डीएनए का। एक बेस पेयर की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस कितने, तो हमारे डीएनए की लंबाई आ जाएगी 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का डीएनए। तो बात करते हैं पैक कैसे होता है सेल के अंदर, तो ऐसे ही उसमें भी होता है। हमारे जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे पैकिंग होती है, डीएनए नेगेटिव चार्ज रहता है, तो क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स के अराउंड वो कर्ल हो जाता है और पैक हो जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड, पॉजिटिव चार्ज उसके पास, और उसमें लार्ज लूप्स होते हैं। हाँ, लार्ज लूप्स बनते हैं, जिस वजह से हमें साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए उसका न्यूक्लियोइड तैरता मिलता है। ये प्रोकैरियोट की बात थी। सिंपल पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटीन्स होंगे उसके अराउंड डीएनए कॉइल कर जाएगा। अब बात आती है यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में क्या रहता है, हिस्टोन ऑक्टोमर प्रोटीन बनता है, जो कि इसकी हेल्प करता है। ऑक्टोमर और 8 यूनिट्स होती हैं इसमें हिस्टोन की। इस तरह से एक होती है जो उसकी पैकिंग में हेल्प नहीं करती, बस क्या करता है उसको ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं H1। इसको 8 यूनिट में काउंट नहीं करते डीएनए जो हिस्टोन की है। 8 यूनिट के अलावा एक यूनिट है एक्स्ट्रा जो कि ज्वाइन करती है।
अब क्या रहता है, डीएनए और हिस्टोमर को मिला के एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। मतलब ये हिस्टोन है हमारा, हाँ क्या न्यूक्लियोसोम, मतलब जैसे हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, अब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे डीएनए कल कर जाए तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में हमारे 200 बेस पेयर होते हैं, ये हमें याद रखना है, कैलकुलेशन काम आता है। 200 बेस पेयर होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में। और क्या रहता है, जिससे क्या कहते हैं डीएनए और प्रोटीन मिला के स्ट्रक्चर में जाती है, इसमें हम बीड ऑन स्ट्रिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ऐसे धागा सा होगा और उसमें स्ट्रिंग्स वाला ऐसा पैटर्न करेगा ऐसा, इसको हम बीड ऑन स्ट्रिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। ये किसमें देखने को मिलता है हमें, यूकैरियोट्स में, क्रोमेटिन थ्रेड्स लिक्विड फॉर्म में, उसको बोलते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट थे। उसके बाद पीछे चलते हैं पैकिंग। अब जब हायर पैकिंग करनी होती है, जब हमें क्रोमोसोम बनाने होते हैं, तो उसके लिए कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, वो आते हैं और पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग करते हैं, डीएनए के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक जहाँ टाइट पैकिंग हुई है और एक जहाँ लूज पैकिंग है। जहाँ लूज पैकिंग है यूक्रोमेटिन लूज पैक, जहाँ टाइट पैकिंग है हेट्रोक्रोमेटिन। लूज पैक वाला ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और कम लाइट स्ट्रेंड होता है, हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है और हाई स्ट्रेंड होता है। उसके बाद डीएनए के सर्च के बारे में देखा है। एक बार ये काम हो गया, हमने ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1869 में, जो हमारा फ्रेडरिक मिशर वाला था। उसके बाद क्या हुआ, आगे भी डिस्कवरीज हुई। तो 1926 के बाद डीएनए पर डिटर्मिनेशन में, डीएनए के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी अच्छी खोज की गई और नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए। 1928 में हमारा फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ। याद रखिए वो फ्रेडरिक मिशर था, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। 1928 में किस पे करा था, स्ट्रेप्टोकोकस पे किया था। इसने 4 स्ट्रेन्स बनाई थी। इसके पास जो बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, 2 स्ट्रेन थे उसकी, एक आर स्ट्रेन थी, एक आई स्ट्रेन थी। इसने 4 एक्सपेरिमेंट किए। एक चूहा लिया, चूहे में पहले तो आर स्ट्रेन डाला। आर स्ट्रेन क्या था, कोई इन्फेक्शन नहीं करता था चूहे को, तो आर स्ट्रेन क्या रहा, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ चूहे को। फिर सेकंड टाइम इसने एस स्ट्रेन डाला, चूहा मर गया। एस स्ट्रेन क्या रहता है, इन्फेक्शन करता है। इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोट होती है, पॉलीसेकेराइड की लेयर है जो कि काम करती है, जो प्रोटीन पॉलीसेकेराइड की लेयर है जो कि क्या करती है, इन्फेक्शन करती है चूहों, जिससे वजह से चूहा मर गया। फिर थर्ड टाइम में इसने एस स्ट्रेन को हीट करके डाला। जब हीट करके डाला तो प्रोटीन जो थी इसकी पॉलीसेकेराइड लेयर की लेयर वो टूट गई, जिस वजह से चूहे को कोई कुछ नहीं हुआ, बच गया। चौथे केस में इसने क्या किया, एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और जिंदा आर स्ट्रेन दोनों को मिला के डाला, तब भी चूहा मर गया। तो इसमें क्या रहा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। इसने क्या कंक्लूजन निकाला, ये जो आर स्ट्रेन था उसने क्या किया होगा, एस स्ट्रेन वाले का डीएनए लिया होगा और उससे वहाँ से अपने ऊपर वो प्रोटीन कोड बना लिया होगा, जिस वजह पॉलीसेकेराइड कोड, जिस वजह से एस स्ट्रेन तो जो हमारा वायरुलेंट था, एस स्ट्रेन स्मूथ होता है, आर स्ट्रेन रफ होता है। ठीक है, इस पर पॉलीसेकेराइड कोट होता है एस स्ट्रेन पे, इस वजह से स्मूथ रहता है। अब उसके बाद क्या हुआ, 3 इसमें कुछ तो कंफर्म तो पता नहीं चला कि हुआ क्या। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था, 3 साइड में एवरी मैकलॉयड और मैकार्टी, 3 साइंटिस्ट थे, एवरी मैकलॉयड और मैकार्टी। इन्होंने कब करा था, 1933 से 1934 में। इन्होंने क्या किया, सेम काम किया। इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली जिसमें क्या किया, एक में डीएनए लिया, आरएनए लिया, प्रोटीन लिया, सबको एक साथ किया। और इन्होंने क्या किया, चूहे पे सेम एक्सपेरिमेंट किया, डीएनए एस स्ट्रेन को अलग सेपरेट लिया। तो इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उस पर स्टडी करा। इन्होंने पहले एक जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था हमारा, उसमें उसका डीएनए लिया, प्रोटीन लिया, आरएनए लिया, तीनों को सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लिया और आर स्ट्रेन के साथ मिला के देखा कि किस में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। प्रोटीन से भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आरएनए से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन डीएनए से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। डीएनए से ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। और जब हमने उसमें डीएनएज एंजाइम डाला उस टेस्ट ट्यूब में, डीएनएज एंजाइम के साथ किया, डीएनएज एंजाइम क्या होगा, जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा। अब जब डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमें कोई चेंज नहीं दिखा, मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनएज एंजाइम विद डीएनए विद डीएनए एंजाइम, तो क्या हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन। और खाली डीएनए डाला था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेन क्या था, डीएनए था जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। या देखिए, एक डीएनए दे रखा है टर्म, एक डीएनए दे रखा है, ये एंजाइम है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, डीएनए। अब उसके बाद हमारे को आगे दे रखा है, इससे भी लेकिन कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो, लेकिन इससे भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट था हमारा जिसके बारे में था हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट था और हर्शी चेज। ये फाइनल एक्सपेरिमेंट था जिससे प्रूफ हो गया था कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अनइक्विवोकल प्रूफ बोलते हैं इसे, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था जिसने कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हर्शी और चेज, एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज। कब दिया था, 1952 में। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स बनाए थे। कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया था, एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, और इन्होंने बैक्टीरिया लिया था एस्चेरिचिया कोलाई। उसमें क्या किया, उन्होंने अलग अलग स्ट्रेन बनाए। एक में क्या किया, डीएनए था, डीएनए के अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप,
ने रेडियो एक्टिव फॉस्फेट ग्रुप लिया था फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस 32 को रेडियो एक्टिव किया और उसे बारी बारी ये देखिए एक्सपेरिमेंट इस तरह से पूरे से पढ़ना है। फॉस्फोरस लिया एक साइड और एक साइड सल्फर किया। सल्फर किस में हमारा होता है, सल्फर हमारा प्रेजेंट होता है प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, डीएनए में कभी सल्फर नहीं होता, लेकिन रेडियो एक्टिव और डीएनए का था सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32, इनको रेडियो एक्टिव कर दिया। डीएनए में फॉस्फोरस होता है और इसमें प्रोटीन में सल्फर होता है। बाकी इंजेक्ट किया रेडियो एक्टिव बनाया किसे था, इन्होंने जो वायरस का अंदर डीएनए था ना उसको बनाया था। अब वायरस से धीरे धीरे बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करा, वायरस जो वायरस का डीएनए था उसके अंदर गया, क्या हुआ प्रोटीन कोट तो अंदर गया नहीं तो प्रोटीन कोट भारी रह गया, जिससे क्या हुआ सल्फर जो रेडियो एक्टिविटी थी वो सेल के बाहर ही दिखी। इस सल्फर वाले एक्सपेरिमेंट में 2 सेपरेट करे थे, जो रेडियो एक्टिव जिस केस में सल्फर रेडियो एक्टिव था वो सेल के बाहर ही रह गया, सुपरनेटेंट में हमें रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, नो रेडियो एक्टिविटी इन सेल। जहाँ फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया था सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमें उसमें दिखाई दिया। बात आती है पहले इन्फेक्शन कराया, स्टेप है इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग कराई। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लेंडिंग क्यों कराई जाती है, ताकि वायरस जो बैक्टीरिया से अटैच है वो टूट जाए, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट सही से नहीं हो पाता। तो ब्लेंडिंग कराई, इन्फेक्शन कराया और फिर बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसे घुमा दिया, जिससे पूरा डिटैचमेंट हो गया और हमारे को सेपरेशन मिल गया कि हमारा जो प्रोटीन वगैरह कोट थे वो नीचे आ गया और उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह आ गया। ठीक है, इसलिए करा था सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये फाइनल प्रूफ था इसका हो गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, डीएनए पे तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसे थे वायरस जिनके ऊपर जिनके पास जेनेटिक मटेरियल ऐसा था आरएनए का। कौन कौन से वायरस थे, रेट्रो वायरस होते हैं हमारे और क्यूबी फेज वायरस होते हैं, याद रखिए क्यूबी फेज वायरस और रेट्रो वायरस होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस भी होता है जिसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी वायरस के पास आरएनए होता है। अब इसके फीचर्स क्या है कि जेनेटिक मटेरियल आइडियल जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो रेप्लिकेट कर सकता हो, स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, अदरवाइज क्या हो जरा से म्यूटेशन होते हैं बदल जाएगा पूरा। म्यूटेशन के लिए छोटे छोटे म्यूटेशन उसमें होने चाहिए स्कोप, जिससे इवोल्यूशन होएगा और वो अपने आप को एक्सप्रेस करे मेंडेलियन कैरेक्टर फॉर्म में। ये फीचर्स थे। अब क्या है, अब आरएनए पे क्या था, रेप्लिकेशन करने का ये फीचर तो था और वो मेंडेलियन कैरेक्टर स्टेबल मेंडेलियन कैरेक्टर तरह एक्सप्रेस भी होता था, लेकिन उस पर क्या नहीं था, स्टेबल नहीं था आरएनए। क्यों, क्योंकि पहली बात तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, दूसरा उस पर राइबो शुगर है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जिस वजह से वो स्टेबल नहीं था और उसमें म्यूटेशन भी फास्ट होता था, तो इस वजह से वो स्टेबल नहीं था। ये सब लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसलिए आरएनए को प्रेफर ना दी गई, डीएनए दी गई। लेकिन इसके बाद दे रखा है मैं थोड़ा सा पहले, जब अर्थ पे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमारा तो आरएनए को दिखा रखा कि आरएनए का इवोल्यूशन कैसा। आरएनए का पहले वर्ल्ड था, मतलब जब शुरुआत में सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, बाद में बन गया। तो कैसे कैसे प्रूव होता है कि आरएनए वर्ल्ड के बारे में क्या क्या चीज़ पता चलती है हमें, जो डिस्क्राइब करते हैं आरएनए वर्ल्ड को। पहले तो आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है मतलब रिएक्शंस में। दूसरा एक प्रोसेस होती है हमारी जो चेंजेस करने होते हैं हमारे, स्प्लाइसिंग भी शो करता है आरएनए वर्ल्ड को। स्प्लाइसिंग और कैटलिस्ट प्रॉपर्टी जो शो करती है कि आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंस, मतलब पहले आरएनए था बाद में डीएनए आया। ठीक है, अब बात आती है डीएनए के रेप्लिकेशन की, जैसे सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा। डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस प्रूफ बताया कि इसने वॉटसन क्रिक ने प्रोसेस बताया था, प्रपोज किया था। इन्होंने क्या बोला था कि सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म होता है डीएनए का रेप्लिकेशन का, मतलब एक स्ट्रैंड तो पेरेंट वाली रहती है और एक स्ट्रैंड नहीं बनती। ये सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म था इनका। इन्होंने प्रूफ, बट इनके तो कोई प्रूफ नहीं दिया था इन्होंने, बस इन्होंने बताया था मैकेनिज्म क्या था 1953 में, सेम ईयर में। बस वो 1952 में गया था, ये 1953 में कर दिया था। इतना फर्क है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक बनती है एक पेरेंट वाली आती है। इसका प्रूफ किस साइंटिस्ट ने दिया था, 2 साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन और स्टॉल ने। कब दिया था, 1958 में। मेसेल्सन स्टॉल ने क्या किया था, हैवी नाइट्रोजन लिया था, डीएनए पे अटैच किया था, हैवी नाइट्रोजन लिया था, अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन, नाइट्रोजन 15, और उसके बाद से उन्होंने रेप्लिकेशन किया था कि पहले डीएनए था, दोनों पे नाइट्रोजन 15 लगा दिया, उसको रेप्लिकेशन किया। तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन 15 से डेंसिटी चेंज हो जाती है। इसकी डेंसिटी के लिए कौन सा सोल्यूशन लिया था इन्होंने, जो सेंट्रीफ्यूज किया था इन्होंने डीएनए को, सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में सेंट्रीफ्यूज किया था, जिससे हमें अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल मिले थे। उससे उन्होंने पता किया था कि सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है, जिसमें दोनों नाइट्रोजन 15 वाले सबसे नीचे मिला, इसमें एक 14 है, एक 15 वाला बीच में और एक 14 वाला सबसे ऊपर। तो इस तरह ने प्रूव किया था। इस स्टेरियोकोलाई के सेल का डिवीजन का टाइम है 20 मिनट, मतलब हर 20 मिनट में बैक्टीरिया स्टेरियोकोलाई डिवाइड कर जाता है। और डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम कितना है, 18 मिनट। 18 मिनट में डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म। नेक्स्ट है तुम्हारा दे रखा है उसके बाद एट द सेम टाइम अब यूकैरियोट पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स वगैरह पे, तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया था हमारा सेम मैकेनिज्म
इनने क्या किया था, टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था पहली बार, किस ईयर में करा था, इसने करा था 1958 में। और किस क्या यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव थाइमेडिन यूज़ किया था पहली बार, और VCF वेबर प्लांट पे किया था। मतलब इसने क्रोमोसोम रेप्लिकेशन को शो किया था यूकैरियोट्स में, उन्होंने तो प्रोकैरियोट्स में करा था मेसलसन और स्टॉल ने 1958 में, उसने इसमें करा। ठीक है, ये मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हमारा DNA रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म देखिए कैसे होती है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे पास। पहले जो DNA का बेस पेयर्स, अब DNA को जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है उनको बनाता है, मतलब DNA के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। उसकी स्पीड कितनी है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड, उसकी स्पीड इंपॉर्टेंट है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। हाई कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है। एनर्जेटिक प्रोसेस होता है, कैसे जुड़ते हैं, हमारे पास जो हमारा रिएजेंट मतलब स्ट्रक्चर है जो हमारे जिससे हम DNA बनाने, वो क्या होता है हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड याद रखिए, ट्राइफॉस्फेट। इसके दो रोल होते हैं। पहली बात क्या काम करता है, एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, सबस्ट्रेट हमारा DNA सिंथेसिस में। दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करता है, 2 फॉस्फेट निकल जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसके 2 फंक्शन है। तो क्या रहता है, लाइन वाइज सबस्ट्रेट, ये बॉन्ड्स हमारे जुड़ते चले जाते हैं। एक हम क्या करते हैं, DNA को छोटे छोटे पीस में काटते हैं, उस छोटे पीस को काट के वाई शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब रेप्लिकेशन फॉर्क में 2 होती हैं हर जगह, एक 3 एंड होता है, एक 5 एंड होता है। जो 3 एंड वाली पर उस पर जो DNA के सिंथेसिस की डायरेक्शन वो क्या है, 5 एंड से 3 एंड। तो ये तो कॉन्टिन्यूस होता है, एक स्टैंड पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है और दूसरी स्टैंड पे 3 एंड से 5 एंड वाली पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड जो उस पर कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो इस तरह सिंथेसिस होता जाता है। बाद में क्या आता है, जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है उसमें ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसिस होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जो रेप्लिकेशन फॉर्क है इसमें स्मॉल फ्रेगमेंट्स, उन फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इनको जोड़ा जाता है बाद में किसकी मदद से, DNA लाइगेज की मदद से इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ दिया जाता है बाद में। तो इस तरह से हमारा पूरा DNA सिंथेसिस होता है। अलग अलग जगह पे एक साथ कई जगह पे DNA सिंथेसिस स्टार्ट होता है अलग अलग टाइम पे एक साथ। अब जहाँ पे स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर ही जहाँ से स्टार्ट हुआ DNA सिंथेसिस उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, DNA लाइगेज में से जोड़ते हैं, एक डिसकॉन्टिन्यूस होती है, एक कॉन्टिन्यूस होती है। ये सारी चीज़ देखिए, जो जरा सी भी अगर मिस्टेक होगा हमारे DNA रेप्लिकेशन में तो उससे क्या हो जाता है, हमारा म्यूटेशन आ जाता है। ये होता है। एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्रूफ रीडिंग वगैरह। DNA रेप्लिकेशन देखिए, अब DNA रेप्लिकेशन अलग तरीके से होते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है, बैक्टीरिया में होता है प्रायर टू फिजन, मतलब फिजन से जस्ट पहले बैक्टीरिया में। तो और ह्यूमन में और यूकैरियोट में कब होता है, एस फेज में। तो याद रखिएगा एस फेज में होता है DNA सिंथेसिस। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और DNA रेप्लिकेशन से पॉलीप्लॉइडी भी आ जाती है, कई बार कुछ सेल्स हम देखते हैं पॉलीप्लॉइडी भी आ जाती है। तो ये होता है चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा DNA रेप्लिकेशन खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या था, हमारा DNA से mRNA बनाना, मतलब mRNA क्या था, मैसेंजर सीक्वेंस है जो आगे जाके इन्फॉर्मेशन ले जाता है। तो इसमें क्या होता है, DNA के ऊपर बनाता है। इस बार क्या होता है, यहाँ तो दोनों स्ट्रैंड यूज़ हो रही थी, इस बार क्या होता है, एक ही स्ट्रैंड यूज़ करते हैं हम, एक स्ट्रैंड को यूज़ करते हैं, उसका पार्ट रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं और उसके एक छोटे से फ्रेगमेंट पे हम पूरा RNA बना लेते हैं। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, उसमें 3 चीज़ होती है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर जो सीक्वेंस होगा हमारा प्रमोट करने के लिए, सीक्वेंशियल जीन जिसको हमें ट्रांसक्रिप्ट करना है, जिसको हमें कॉपी करना है मेन, और टर्मिनेटर जो सीक्वेंस को रोकता है। अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, एक ही स्ट्रैंड की यूज़ होती है DNA की, अगर दोनों स्ट्रैंड यूज़ तो क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड अगर यूज़ होगी तो क्या होगा, 2 डिफरेंट RNA मॉलिक्यूल बनेंगे, वो डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, जिससे क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन में कोड होगा, जिससे हमारा जो सीक्वेंस अमीनो एसिड का वो डिफरेंट आएगा, और मतलब डिफरेंट अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे, जो कि क्या होगा, प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देगा DNA का जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर है, इसलिए होता है। सेकंड प्रोसेस क्या है, अगर 2 सेपरेट RNA बने, DNA की जो स्ट्रैंड्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब A के सामने T, G के सामने C, इस तरह से प्रोसेस सीक्वेंस होता है। तो 2 डिफरेंट RNA बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ईच अदर, वो आपस में सिंगल स्ट्रैंड RNA जो हमारा होगा वो डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा सेल। डबल स्ट्रैंड RNA हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाता है सेल में। ठीक है, तो इसलिए इन 2 रीजन की वजह से हमारे को कभी भी हम एक ही स्ट्रैंड यूज़ करते हैं। तो अब सीक्वेंस तरीका कैसे रहता है, एक ट्रांसक्रिप्शन में जो हमारा एक स्ट्रैंड होती है जिसको हमें कॉपी करना है, उसको तो बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। कॉपी जो होगी
उसके सामने वाली बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। जो भी चीज़ हमें मार्क करनी है, टर्मिनेटर, प्रमोटर, सीक्वेंस, हम कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पे करते हैं। जहाँ से स्टार्ट होती है 5 एंड कोडिंग स्ट्रैंड का 5 एंड वो कहलाता है प्रमोटर। इस डायरेक्शन में सीक्वेंसिंग होगी हमारा जो हमारी कॉपी है, और टर्मिनेटर जो उसका 3 एंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड का। जो यहाँ पे पॉलीमर एंजाइम होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड पे के सीक्वेंस को कॉपी करता है, डीएनए पे डिपेंड है, इसलिए इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। मतलब डीएनए के सीक्वेंस को कॉपी करता है। बस क्या फ़र्क रहता है, ये आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल लगा दिया जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। 3 चीज़ें होती हैं, प्रमोटर, सीक्वेंस और स्ट्रक्चर जीन। इन दोनों जो स्ट्रक्चर जीन होता है दोनों के बीच में आता है यहाँ पे। बाकी इसको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करने के लिए इसमें यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं हमारे पास, टाटा बॉक्स वगैरह होते हैं, टाटा बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स, ये हमें थोड़ा थोड़ा देखना होता है। टाटा बॉक्स का सीक्वेंस प्रोकैरियोट में क्या होता है, TA उसके बाद 3A, और यूकैरियोट में क्या रहता है, TA उसके बाद 4A। ये 2 सीक्वेंस है टाटा बॉक्स के, जो हमारे को रेगुलेट करते हैं सीक्वेंस को, जो हमारा होता है। और एंजाइम कौन सा हमारा, आरएनए पॉलीमरेज, हमने बता दिया। प्रमोटर एंड पे जुड़ता है, प्रमोटर एंड पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और सीक्वेंसिंग होती है। अब क्या होता है, बात आती है यूकैरियोट की। अब उससे पहले अब यूकैरियोट की बात आती है। यूकैरियोट में क्या रहता है, इतना ईजी नहीं रहता ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि यूकैरियोट में क्या रहता है, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं और कॉन्टिन्यूस, और उनके बीच में कुछ डीएनए होता है। तो क्या आता है, डीएनए का उस जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट सॉरी, उनके अंदर क्या रहता है, कुछ सीक्वेंस डीएनए का ऐसा होता है जो कि हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं करना होता, उसको बोलते हैं हम इंट्रॉन्स, जो वेस्ट वाला है, इसको हमें आगे कट करना है। और जो काम का होता है वो बोलते हैं एक्सॉन, यूजफुल। तो इस तरह से हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। उससे पहले एक चीज़ है, और पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक। यदि एक बार हम एक जीन को कॉपी कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, तो बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक, ओनली वन जीन। ये होता है हमारा यूकैरियोट में। और एक होता है पॉलीसिस्टोनिक, मतलब एक साथ काफ़ी सारे जीन कॉपी कर रहे हैं, तो इसको होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। बाकी बाद में देखते हैं हमें सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है, वही सेगमेंट होता है डीएनए का जिसको हमें ट्रांसक्रिप्ट करना है, उसी को सिस्ट्रॉन बोलते हैं, याद रखिएगा। सिस्ट्रॉन इसका नाम होता है। इसमें आरएनए और टीआरएनए वगैरह भी हेल्प करते हो, आगे बढ़ेंगे हम। अब आगे ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म। तो इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। आरएनए मतलब हमारा डीएनए से आरएनए पे आ गया, आरएनए से कहाँ जाएगी, आगे प्रोटीन में जाएगी। बात ये आती है अब इसमें क्या क्या चीज़ें हेल्प करती है। देखिए सीक्वेंस स्टार्टिंग कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। सबसे पहले प्रमोटर एंड पे क्या रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा। उसको प्रमोट करने के लिए एक सिग्मा फैक्टर आता है, वो उस पर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज पे, और हमारा इनिशिएशन हो जाता है। क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है ना हमारा, वो अकेला सारी चीज़ें नहीं कर पाता, उसको क्या चाहते हैं, साथ में एक सीक्वेंस ही होता है, सिग्मा फैक्टर बोलते हैं जिससे हम, जो क्या करते हैं, प्रमोट करता है सारी चीज़ें। तो ये यूकैरियोट का नहीं दे रखा, ये प्रोकैरियोट का दे रखा है। प्रोकैरियोट में कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, इनिशिएशन हो जाएगा मतलब स्टार्टिंग। उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंस आरएनए बनाता रहेगा, ये हुआ। और साथ ही साथ जो उसके बीच है हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको तोड़ के जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनको तोड़ जाएगा, उस स्ट्रैंड को कॉपी कर जाएगा और फिर जोड़ता जाएगा। और बाद में क्या होगा, रो फैक्टर आएगा जो टर्मिनेशन हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे इस कोडोन्स भी आते हैं, वो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, ये 3 चीज़ें तो इस तरह से आरएनए की हेल्प करते हैं। ये लिखा है कि आरएनए अकेला क्या है, ये सारा काम नहीं कर पाता, उसकी हेल्प के लिए टर्मिनेशन और उसका वो बस एक काम कर सकता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज इलॉन्गेशन। तो वो इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर इनकी हेल्प से करते हैं। इनिशिएशन फैक्टर क्या हमारा सिग्मा, टर्मिनेशन फैक्टर है हमारा रो। इसकी हेल्प से तीनों स्टेप होते हैं सेल के अंदर। कौन से, प्रोकैरियोट के अंदर। बात आती है यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहला तो जैसा हमने बताया था इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, इससे क्या रहता है, अब जब आरएनए बना हमारा, आरएनए बन गया, पहली बात तो यूकैरियोट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। यूकैरियोट में देखिए सिंगल आरएनए नहीं है हमारे पास, मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज है, मल्टी आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, तो अलग अलग टाइप के आरएनए अलग अलग से सिंथेसाइज होते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज किसको करेगा, एस वाले आरएनए, 5.8S 18S आरएनए, और ये सारे आरएनए जो होते हैं, और 28S आरएनए, ये सारे सीक्वेंस करता है आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसिस करता है हमारा HNRNA। HNRNA वो होता है जो हमारे जिसके अंदर वेस्ट वाला पार्ट होता है, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होती हैं। और आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है tRNA को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें,
tRNA, snRNA, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किसे करता है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं 5SR में। उसका देर का खैर एक बार क्या होगा, एक बार जब RNA सिंथेसाइज हो जाएगा तो उसके बाद उसकी क्या होगा, पहले टेलिंग होगी और कैपिंग होगी। मतलब उस पर कैपिंग क्या होगा, उसके आगे जुड़ा जाता है ग्वानोसिन बेस जुड़ा जाता है, ग्वानोसिन। और टेलिंग में होता है पॉलीएडेनाइलिक टेल जुड़ जाती है। उसका क्या रहता है, उसकी स्प्लाइसिंग जाती है। स्प्लाइसिंग मतलब क्या रहता है, सिंपल मतलब स्प्लाइसिंग का इंट्रॉन्स वाले पार्ट को हटा के और सारे एक्सॉन्स वाले पार्ट को जोड़ दो। यही क्या रहता है, डोमिनेंस शो करता है RNA वर्ल्ड की, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, RNA पे DNA सीक्वेंस के कुछ ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट होता है, पहली बात तो ट्रिपलेट ही किसने बताया था, ये बताया था जॉर्ज गैमो ने कि ये ट्रिपलेट होता है। इसने वोलर हाइपोथेसिस दी थी, वोलर हाइपोथेसिस। ये जो ट्रिपलेट होता है, एक में 3 एमिनो एसिड 3 कोड होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड, और हर कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा, जो क्या इसमें हम कल करते हैं, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, जो हमारे सीक्वेंस होते हैं। हमारे पास टोटल 64 जेनेटिक कोड्स होते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक दो चीज़ देखते हैं कि अब ट्रांसलेशन की बात चल रही है यहाँ पे। ट्रांसलेशन की कुछ साइंटिस्ट थे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। ट्रांसलेशन प्रोसेस थोड़ी क्या है, टफ थी, क्योंकि ट्रांसलेशन में अब तक हमें कुछ पता ही चलता। अभी तक क्या था, हमने DNA से RNA कॉपी कर दिया, DNA को रिप्लेट कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था। यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिखी थी हमें, क्योंकि डिफरेंट चीज़ बनाई थी। तो कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट थे। पहला साइंटिस्ट था हमारा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना पहला साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया था, बेसिस के होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाए थे। मतलब इसने क्या किया था, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स थे, या तो सेम टाइप के न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं और कॉन्टिन्यूस, और डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर रहते हैं। एक था साइंटिस्ट मार्शन नीरेनबर्ग। इसने क्या था, सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस किया था, मतलब आर्टिफिशियली। और एक एंजाइम था जिसकी मदद से उन्होंने करा था सेवरो ओका एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये क्या काम था, बिना DNA के सीक्वेंस के RNA पॉलीमरेज की तरह काम करता है, और न्यूक्लियो और हमारे जो प्रोटीन के एमिनो एसिड्स हैं उनको जोड़ता है। हमारे पास जो टेबल है, ये है टेबल हमारे जेनेटिक कोड की। कोड के फीचर्स क्या है, 64 कोडोन्स होते हैं। 3 कोडोन्स हमारे होते हैं स्टॉप कोडोन, जो आगे टर्मिनेशन में हेल्प करेंगे ट्रांसलेशन में। कौन कौन से, UAA और UAG, ठीक है, UAG, हाँ। तो ये 3 है, UAA UAG, ठीक है। ये 3 हमारे स्टॉप कोड होंगे। इसके अलावा बाकी सर हमारे जो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, क्या क्या फीचर है, अमीजेस और स्पेसिफिक। मतलब एक एमिनो एसिड, मतलब क्या होगा, एक कोडोन एक एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा फिक्स, बाकी दूसरे के लिए नहीं करेगा। डीजनरेट होते हैं, एक से ज़्यादा एमिनो एसिड कोड हो सकता है, कई सारे कोडोन से एक एमिनो एसिड कई सारे कोडोन से कोड हो सकता है, बट एक कोडोन एक एमिनो एसिड कोड करेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, यूनिवर्सल होते हैं, चाहे बैक्टीरिया ले लो चाहे ह्यूमन ले लो, एक कोडॉन जिसके लिए कोड करता है उसी के लिए कोड करेगा। और इनिशिएटर, कुछ रोल होते हैं जो डुअल नेचर शो करते हैं, मतलब इनिशिएटर भी काम करते हैं और कोडॉन भी, जैसे AUG का देखा पे मिथोनिन वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे म्यूटेशन। जरा सा म्यूटेशन होता है, क्लासिकल म्यूटेशन एग्जाम्पल आता है सिकल सेल में, बीटा चेन के 6 पॉइंट पे ग्लूटामिक एसिड से वैलिन बनता है, ये वही दे रखा है। और अलग अलग टाइप का म्यूटेशन क्या होता है, इंसर्शन, डिलीशन, बेसिस पेयर में चेंज आ जाना किसी तरह से, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें दे रखी है हमारा, मल्टीपल कोडोन्स में हो सकता है। उसके बाद क्या दे रखा है हमारा, tRNA बारे में दे रखा है। tRNA एक तरह का अडेप्टर मॉलिक्यूल है, मतलब क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो हमारे एमिनो एसिड, जब उनको लेके जाता है राइबोसोम्स के पास, जहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस में करना है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स है इसके। पहली बात, इसको सॉल्युबल RNA बोलते हैं, सबसे छोटा सेल के अंदर सबसे छोटा ही। एंड इसके पास क्या क्या लूप होता है, एंटी कोडोन लूप होता है, जो कि क्या रहता है, सीक्वेंसेस को पहचानता है। RNA पे जो सीक्वेंस है, mRNA पे सीक्वेंस को पहचानता है, और उसके अकॉर्डिंग एक एक्सेप्टर आर्म होती है जो एमिनो एसिड को पकड़ती है और राइबोसोम तक लेके आती है, ठीक है। उसका देर का इनिशिएशन में काफ़ी हेल्प, इनिशिएशन में इसका रोल होता है, इनिशिएटर tRNA होता है, इसमें इसका रोल होता है काफ़ी। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA की 2 स्ट्रक्चर होते हैं, तो होती है सेकेंडरी जो कि होती है क्लोवर लीफ, और एक होती है टर्शरी। टर्शरी होती है इन्वर्टेड एल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दी थी रॉबर्ट हॉगले, और ये दी थी कीम ने।
दो साइंटिस्ट थे, इन्वर्टेड एल शेप के थे, दो स्ट्रक्चर है इसकी। उसका देखा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, लगातार अब क्या होगा, एक के बाद एक प्रोटीन आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले होता है टीआरएनए की चार्जिंग होती है एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड पे क्या रहेंगे, एक एटीपी मॉलिक्यूल आएगा, एटीपी मॉलिक्यूल उससे जुड़ जाएगा, दो फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएंगे, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं टीआरएनए की चार्जिंग। उसके बाद क्या होगा, टीआरएनए की चार्जिंग में क्या होगा, अब एएमपी जुड़ा हुआ है हमारे एमिनो एसिड से, उसमें से एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट निकल जाएगा और वहाँ पे टीआरएनए जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं पूरी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या लेते हैं मतलब, देयरफॉर फर्स्ट फेज एमिनो एसिड एक्टिवेट होगा एटीपी से और बाद में लिंक कर जाएगा हमारे टीआरएनए से। मतलब एटीपी का एएमपी तो निकल जाएगा, वहाँ पे टीआरएनए जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और ये होता है एमिनो एसाइड टीआरएनए के सिंथेसिस के मैकेनिज्म से। बाद में रहता है कॉन्टिन्यूसली चेन का सिंथेसिस होता रहता है राइबोसोम्स के अंदर। आरएनए क्या है, 80 प्रोटीन से मिलकर बना है आरएनए का राइबोसोम, जो उसमें आरआरएनए होते हैं। राइबोसोम जो होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन की यूनिट, प्रोटीन्स हैं उसमें, और आरआरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पे उसका दे रखा है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एयूजी कोडॉन से होती है जो मिथुनिन के लिए कोड करता है। बीच में कुछ ऊपर और नीचे अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं होते, मतलब जहाँ प्रोटीन सीक्वेंस नहीं होते। और एंड में कौन से होते हैं, कुछ सीक्वेंस आते हैं जिनको बोलते हैं हम टर्मिनेशन फैक्टर, रिलीज फैक्टर एट द एंड। कुछ प्रोटीन जो हमारे कोडॉन्स होते हैं, कोडॉन्स कौन कौन से, यूएजी, यूएए और यूयूए, ठीक है, ये कोडॉन्स होते हैं हमारे, जो हमने पीछे बताए थे, जो हमारे ये होते हैं टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं इस तरह से। उसके बाद बात है रेगुलेशन की। रेगुलेशन कैसे करते हैं हम किसी जीन का सीक्वेंस को, रेगुलेशन करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म है। देखिए प्रोकैरियोट में तो रेगुलेशन का एक ही तरीका होता है, ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में उसको रेगुलेट कर लो, काम हो जाएगा। जबकि यूकैरियोट में कई मैकेनिज्म है, ट्रांसलेशन लेवल पे कर सकते हैं हम, जब उसकी प्रोसेसिंग स्प्लिसिंग हो रही तब कर सकते हैं, आरएनए का ट्रांसपोर्ट का टाइम कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन लेवल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म है। एक तो कैसे रेगुलेट करना है, जैसे सेल के अंदर डिपेंड रहता है कैसे कैसे हमें कौन सा एंजाइम जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से काम करता है। ऑपरेटर सिस्टम्स होते हैं सेल के अंदर, इन ऑपरेटर सिस्टम्स को बोलते हैं हम लैक ऑपरॉन। हमें प्रोकैरियोट के अंदर लैक ऑपरॉन मिलता है। लैक ऑपरॉन किसके लिए होता है, 3 एंजाइम्स होते हैं इसमें और 3 जीन्स होते हैं। 3 जीन कौन कौन से हमारे, जेड, वाई, ए। जेड किसके लिए कोड करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, जो क्या करता है लैक्टोज को तोड़ता है, लैक्टोज के लिए ऑपरेन है, लैक्टोज को ब्रेक करता है। वाई किसके लिए होता है, ट्रांस एसिटाइलेज। जेड इसके लिए, जेड ये रहा, जेड किसके लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। वाई किसके लिए कोड करता है, एक वाई है, वाई करेगा लैक परमिएस के लिए, सॉरी लैक परमिएस। लैक परमिएस क्या करता है, लैक्टोज की परमिएबिलिटी बढ़ाता है। और एक किसके लिए कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेज, मतलब क्या रहता है ट्रांस एसिटाइलेशन मदद करता है। तो 3 एंजाइम है, एक किसके लिए कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेज, बी वाई कोड करता है लैक परमिएस, और इसके लिए कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, जेड। तो क्या रहता है, इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है सेल्स के अंदर। जब हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज को ब्रेक करना है, तो क्या होगा, तब बात आती है तो क्या रहता है इसमें। अब पहली बात आती है इस यूनिट में होता है एक ऑपरेंड में, एक तो प्रमोटर होता है, एक रेगुलेटरी सीक्वेंस या तो इनहिबिटर हो सकता है, ये इनहिबिटर होता है मोस्टली रेगुलेटरी सीक्वेंस। क्या होता है, उसके बाद क्या रहता है, एक ऑपरेटर सीक्वेंस रहता है पूरा, जहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा। एक इनहिबिटर है, एक प्रमोटर है, एक रेगुलेटर, एक ऑपरेटर है, और फिर जीन्स है, ठीक है, ये चीज़ रहती है। मान लीजिए जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं है तो एब्सेंस में क्या होगा, इंड्यूसर क्या होता है जो ऑपरेंड को इंड्यूस करता है, जैसे लैक्टोज जब सेल के अंदर आएगा तो उसको इंड्यूस करेगा, और एलोलैक्टोज, 2 होते हैं। जब तक ग्लूकोज है तब तक ये लैक ऑपरेंड काम नहीं करेगा, लैक्टोज आएगा। पहले क्या हो रहा था, जब ग्लूकोज में जब लैक्टोज नहीं था सेल के अंदर, इंड्यूसर जो हमारा रेगुलेटर, वो रिप्रेसर आरएनए बना रहा था, रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा था सेल के अंदर, जो कि काम कर रहा था ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड करता था, ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड करता है वो। और क्या करता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रमोटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं कर पाता, और इस वजह से हमारा जो लैक ऑपरेंड है बंद हो जाता है, सिंपल। जब लैक्टोज आ जाए तो क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा और उसे इनएक्टिव कर देगा, जैसे इनएक्टिव कर देगा जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। इससे क्या होगा, वो प्रमोटर सीक्वेंस ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं कर पाएगा हमारा कौन सा, रिप्रेसर प्रोटीन। फिर आरएनए प्रमोटर से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, इसे पढ़ना होता है। आरएनए जो लैक ऑपरेंड है वो हमारा नेगेटिव रेगुलेशन है, नेगेटिव रेगुलेशन मतलब क्या रहता है, एक तो इंड्यूसेबल है। पहली बात तो लैक ऑपरेंड कैसा है, लैक ऑपरेंड के बारे में लिख लेते हैं। लैक ऑपरेंड इंड्यूसेबल है पहली बात तो, मतलब इंड्यूस हो सकता है। और दूसरा क्या रहता है, मोस्टली सेल के अंदर
इनएक्टिव रहता है। मोस्टली लैक्टोज हमेशा सेल में मोस्टली ग्लूकोज होता है सेल के पास, तो लैक्टोज की जरूरत है, तो ये हमेशा नेगेटिव रेगुलेशन में है। रेगुलेशन एक होता है हमारे पास पॉजिटिव रेगुलेशन का, उसका एग्जांपल आ सकता है हमारे पास ट्रिप्टोफैन, ओपेरोन। अलग अलग तरह के ओपेरोन होते हैं हमारे, लैक्टोज लैक ओपेरोन, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, अरेबिनोज ओपेरोन, वेलिन ओपेरोन, तो अलग तरह के ओपेरोन होते हैं, बस उनका रेगुलेशन होता है। ये सिर्फ सीक्वेंस है। पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है, हमें पता है ये 3 सीक्वेंस का मिल रहा है, देखिए हमें 3 सीक्वेंस मिल रहा है, तो ये पॉलीसिस्टोनिक हो गया ना। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन में 5 जीन होते हैं, ABCDE, ठीक है, उसका देखा है हमें रेगुलेशन में के लिए हमें पास अब जीन ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट था हमारे पास। इसके कुछ चीज़ें रखनी है, कब स्टार्ट हुआ थे, 1990 में स्टार्ट हुआ था, ख़त्म कब हुआ था, ये हुआ था 2003 में। इसमें क्या था, हमने DNA के सीक्वेंस पर काम किया था, फिर DNA का हमने पूरे DNA के सीक्वेंस को पता किया था। कितना पैसा लगा था इसमें, $9 बिलियन लगे थे। एक बेस पेयर के सीक्वेंस को पता करने के लिए $3 लगे थे पर बेस पेयर के। टोटल हमारे पास 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन के DNA में, एवरेज माने तो हैप्लॉइड कंटेंट का, तो उस हिसाब से हमने निकाला था $9 बिलियन होते हैं। और इस तरह था कि एक अगर बुक बनाई जाए, इतना डेटा था इस DNA में कि अगर एक बुक बनाई जाए 1000 पन्नों की, जिसमें एक पेज पे 1000 लेटर्स है, तो हमारे को कितनी बुक चाहिए होंगी, 3300 बुक चाहिए होंगी, ये सीक्वेंस याद नहीं। उसके बाद हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें हम कंप्यूटर्स के बारे में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर डिवाइस यूज़ करते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में काफ़ी हेल्प करी थी। ये क्वेश्चन आता है, गोल क्या कहते हैं इसके, 20 सारे बेस पेयर्स के बारे में पता करना, जितने भी जीन्स हमारे उनका सीक्वेंस पता करना, पूरा बेस पेयर DNA को स्टडी करना, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, और यहाँ पे इसकी LEC फॉर्म आ सकती है, एड्रेस करना एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, मतलब इसको अच्छे काम में करना जिससे मेडिसिन वगैरह बना सकें और डिजीज को ट्रीट कर सकें। किस किस लोगों ने हेल्प की थी, वेलकम ट्रस्ट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस प्रोजेक्ट में काम किया था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और बाद में अलग अलग देश भी आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान, बाकी कंट्रीज भी इसमें थे। 2003 में प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, ठीक है, ये चीज़ देखिए। उसके बाद क्या किया था, एक बार DNA सीक्वेंस हो गया तो कुछ नॉन ह्यूमन्स को भी कभी DNA था, उनको भी एक स्टडी किया था, जैसे बैक्टीरिया का इस करा गया था, इसका गया था, याद रखिएगा, कैना और हेपेटाइटिस एलिंगस, ये एक नॉन पैरासाइटिक नीमोटोड है, ठीक है, याद रखिएगा, नॉन पैरासाइटिक। और एरेडोप्सिस राइस की वैरायटी है एरेडोप्सिस। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला का किया था, मतलब नॉन ह्यूमन मॉडल्स का DNA भी सीक्वेंस करा गया था। इससे क्या क्या मेथड यूज़ किए थे हमने, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, पहले क्या किया था, मतलब जो DNA सीक्वेंस एक्सप्रेस करते हैं अपने को RNA फॉर्म में, उनको स्टडी कर लो, उनके RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज करके DNA बना लो, वो काम हो जाएगा। दूसरा क्या था, सीक्वेंसिंग एनोटेशन, प्रॉपर DNA की मतलब एक रैंडम अप्रोच थी, एक बार में पूरा DNA को हर छोटे छोटे पीस को कट करो, उसको मैग्नीफाई करके उसका DNA को स्टडी करके उसका सीक्वेंस बना करो। क्या क्या यूज़ करी गई थी टेक्निक्स, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इन वेक्टर्स की हेल्प की थी। वेक्टर्स हैं जिससे क्या कहता है, इसको एम्प्लीफाई करने में हेल्प मिली थी। ये 2 वेक्टर्स हैं। इसमें प्रिंसिपल क्या था, इसमें प्रिंसिपल था ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस का, जो किस पे वर्क कर रहा था, एक फ्रेडरिक सैंगर के एक्सपेरिमेंट था। हमने 3 लोग पढ़े, तो फ्रेडरिक मिशर पढ़ा जिसने पहले मॉडल लिया था 1869 में, 1920 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ था, और एक फ्रेडरिक सैंगर जिसने DNA के सीक्वेंस में हेल्प की थी। इसने प्रोटीन के एमिनो एसिड के सीक्वेंस में भी यही प्रोसेस यूज़ किया था, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या प्रिंसिपल था, ओवरलैपिंग रीजन्स को यूज़ करता है, DNA के ओवरलैपिंग रीजन, उनको मिला के हमने DNA के सीक्वेंस को पता किया था, आपस में जोड़ के। सबसे पहले क्रोमोसोम फर्स्ट की जो कब सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी, वो मई 2006 में हुई थी, 2006 में, और बाकी 24 क्रोमोसोम सबसे लास्ट में, सबसे बाद वाले क्रोमोसोम की हुई थी। तो मई 2006 में क्रोमोसोम 1 की हो गई थी। सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होता है, X क्रोमोसोम, जो Y क्रोमोसोम होता है, Y क्रोमोसोम सबसे छोटा क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद क्या था, अनदर चैलेंजिंग था। अब उसके बाद इन्हें आगे क्या चैलेंज मिला कि इन्होंने क्या किया, जो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे उनके हेल्प से पता चला इन्हें कि DNA के अंदर कुछ ऐसी साइट्स है जो कि क्या होते हैं, वापस रिपीट होते हैं, वो रिपीटेड सीक्वेंस बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स। इस रिपीटेड सीक्वेंस की क्लासेस होती है काफ़ी सारी। तो पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर्स देख लेते क्या कहते हैं। इन्होंने ह्यूमन जीनोम को पूरा सीक्वेंस कर लिया था। कितना था ह्यूमन जीनोम में, कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, 3164 मिलियन, मतलब वो ये 3 × 10⁹ बिलियन। कितने जीन्स हमारे अंदर, 3000 जीन है। सबसे बड़ा जीन का नाम याद रखिएगा, डेस्ट्रोफिन होता है, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स का। उसके बाद 99% जो हमारा DNA है वो सेम है हर ह्यूमन में, बस 0.1% DNA ने जो डिफरेंट है। टोटल हमारे अंदर 30,000 जीन मिलते हैं। बाकी लोगों को पहले कि 80,000 और 140,000 जीन है, ऐसा नहीं है।
50% जो DNA वो हमें पता ही नहीं है, जो 50% जीन्स हमारे डिस्कवर्ड हुए नहीं अभी तक। 50% लेस दैन 2% ऑफ जीनोम कोड करता है, बस 1-2% से कम है जो प्रोटीन कोड करता है, बाकी सारा जंक DNA इसका कोई काम नहीं, जिसके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस है जो कि काफ़ी लार्ज पोर्शन को कर रहा है। ठीक है, उसका क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मिले, उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड का जो है उसके बेस में हमें अलग अलग टाइप का मिले, उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स। कितना होता है, 1.4 मिलियन स्पेस मिलाता है, इसको स्निप्स भी बोलते हैं, ह्यूमन में होता है। उसके बाद एक क्रोमोसोम 1 में कितने जीन है, 2968, और क्रोमोसोम Y में कितने हैं। क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा क्रोमोसोम है जिसमें सबसे ज़्यादा जीन है 2968, और Y सबसे छोटा है जिसमें सबसे कम जीन है, कितनी है, 231। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन उसके बाद यही कि इसके एप्लीकेशन आगे मतलब बैक्टीरिया आगे क्या था, डिजीज़ में इसको यूज़ किया गया, डिजीज़ के ट्रीटमेंट में और अच्छे काम है। DNA फिंगरप्रिंटिंग, उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं हम, DNA सीक्वेंस को रिपीटेड जो DNA रिपीटेड DNA फिगमेंट जो लार्ज पोर्शन कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स बोलते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं DNA के, एक बल्क पार्ट है जब हमने उनको सेंट्रीफ्यूज करा, उसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन में उसमें बल्क पार्ट बना, एक तो मेजर पोर्शन कवर होता है, एक स्मॉल पीस बनी थी सैटेलाइट्स की जो काफ़ी रिपीटेड सीक्वेंस थे। इसमें क्या होता है, 2 क्लास होती है, माइक्रो सैटेलाइट्स, 2 क्लास होंगे, माइक्रो सैटेलाइट रिपीटेड DNA में, ठीक है, और मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट इसी की क्लास होती है VNTR, इसको भी आगे पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें थी, वेरिएशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हर मिलती है, जिस वजह से हम DNA फिंगरप्रिंटिंग की वजह से ये पता लगा पाते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें DNA फिंगरप्रिंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्दर पॉलीमॉर्फिज्म और DNA प्रिंटिंग क्या था, DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है हमें कौन किसका, मतलब कि हम पैटर्निटी केस में हेल्प मिलती है हमें। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, इसका बेसिस था वेरिएबल वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि अलग अलग सीक्वेंस, उससे हमें हेल्प मिलती है। 99% हम पता है सबका DNA सेम है, तो 1% जो डिफरेंट DNA था उसके अंदर सीक्वेंस को मेजर करना था हमें, ठीक है, उसका सीक्वेंस। तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई, एलिलिक सीक्वेंस मेजर किया गया। एलिलिक सीक्वेंस जो हमें पता है, हमने इसमें पढ़ा एलील क्या होते थे। एलील का क्या था, एलील की फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर हो जाए 0.001 से ज़्यादा होता है तो म्यूटेशन कॉज करता है, म्यूटेशन और इवोल्यूशन वगैरह कॉज करता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म ये टेक्निक थी। हर इंडिविजुअल का DNA का कुछ सीक्वेंस डिफरेंट होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना VNTR, उसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। ये क्लास है किसकी, मिनी सैटेलाइट की क्लास, मिनी सैटेलाइट के अंदर आता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग दी किसने थी, एलेक्स जेफरे ने दी थी, उसका नाम याद रखिएगा, फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंट, ठीक है, एलेक्स जेफरे ने। क्या क्या DNA सीक्वेंस हुए थे, आइसोलेशन ऑफ DNA किया था, DNA को डाइजेस्ट किया था, रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस से सेपरेट किया गया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा था। और इसमें जेल कौन सा यूज़ करते हैं, याद रखिए एगेरोगोस जेल यूज़ होता है, एगेरोगोस जेल DNA के सेपरेशन में। और सर क्या था, ब्लॉटिंग की गई थी, मतलब उसको नाइलॉन की शीट पे ले लिया था DNA को था, एक बार फ्रेगमेंट इलेक्ट्रोफोरेस करने के बाद, और बाद में उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया गया था। हाइब्रिडाइजेशन कराते तब जाके पता चलता है कि सीक्वेंस मैच हुआ या नहीं। इस ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ की थी, एक्सरे की फिल्म उस पर डालते हैं, जब एक्सरे डालते हैं तब जाके हमें पता चल जाता है कि फिंगर जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, मतलब सीक्वेंस मैच हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक यूज़ की गई थी। ऑटो रेडियोग्राम वो डिवाइस पर जिससे हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, ठीक है, ये होता है। VNTR का नंबर क्या होता है, 0.1 से 20 KB तक होता है, 20 किलो बेस पेयर्स तक, ठीक है। मिनी सैटेलाइट की क्लास याद रखिएगा, VNTR मिनी सैटेलाइट की क्लास याद रखिएगा, मिनी सैटेलाइट क्लास के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू।